गर्भवती बहू की वापसी। होली का त्योहार आने वाला था। सभी लोग बहुत ही खुश थे। उसी गांव में रहने वाला कन्हैया अपनी पत्नी से कहता है, सुषमा, कल होली है और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तो कल इसी खुशी के मौके पर तो मैं बहुत अच्छे से होली का त्योहार मनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं रंग खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूँ। जल्दी घर वापस आ जाऊँगा। इतना बोलकर कन्हैया रंग खरीदने के लिए बाजार चला जाता है, लेकिन बाजार जाते समय उसकी जेब से उसका फोन गिर जाता है। जब वह बाजार से रंग खरीदकर घर वापस आ रहा था, तभी उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है। आसपास के लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। बस उसके सर पर थोड़ी सी चोटें थी, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा हुआ था और उसका फोन गिर जाने की वजह से सुषमा को कोई खबर भी नहीं दे पा रहा था। और यहाँ सुषमा घर पर इंतजार कर कर के परेशान हो रही थी। अरे भला एक रंग खरीदने में इतना टाइम लगता है? सुबह से शाम हो गई है, अभी तक वो घर वापसी नहीं आए। नहीं, मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती। मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। यह बोलकर सुषमा आधी रात में ही घर से बाहर निकल जाती है। उसके हाथ में उसका फोन और उसने कुछ सोने के गहने भी पहन रखे थे और गर्भवती होने के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। हे भगवान, इतनी रात में मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए। सुषमा कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वह हर मुसीबत की घड़ी में उन्हीं को याद करती है। तभी उसके सामने बाइक पर सवार कुछ गुंडे आ जाते हैं। अरे ओ हुस्न परी, इतनी रात को अकेले में कहाँ जा रही हो? कहीं भी जा रही हूँ, तुम लोगों से क्या मतलब है? मतलब तुम्हारा इतनी रात में सोने के गहने पहनकर निकलना ठीक बात नहीं है, इसलिए यह गहने हमें दे दो, हम इसे संभाल कर रखेंगे। यह बोलकर उन बदमाशों ने हथियार निकाल लिया और सुषमा तभी जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे इन बदमाशों से बचाओ। सुषमा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हीं बदमाश में से एक आदमी डंडा उठाता है और सुषमा के सर पर बहुत ही तेज वार कर देता है। सुषमा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और फिर वे सारे बदमाश सुषमा का फोन छीन लेते हैं और उसके सारे गहने भी ले लेते हैं। चलो, हमारा काम तो हो गया, लेकिन लगता है कि हमने इसे कुछ ज्यादा ही तेज मार दिया। अगर सुबह होते होते ये कहीं मर गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा भाई। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी रहती है, हम इसे ले जाकर उसी के अंदर डाल देते हैं। तभी दोनों बदमाशों ने सुषमा को उठाया और उठाकर उसे मालगाड़ी में डाल दिया। सुषमा मालगाड़ी के अंदर बेहोश पड़ी रही और वह मालगाड़ी उसके शहर से दूसरे शहर जाने लगती है। तभी रात से सुबह हो जाती है। इधर कन्हैया की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर आ जाता है। सुषमा, सुषमा, कहाँ हो तुम? लेकिन कन्हैया को सुषमा कहीं नहीं मिलती है। तभी वो इधर उधर सुषमा को ढूंढने लगता है। परेशान होकर कन्हैया अपनी माँ को फोन करता है। कन्हैया की माँ बिमला सुषमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए कन्हैया सुषमा को लेकर गांव से बाहर रहता था। जब यह खबर बिमला को पता चलती है कि सुषमा नहीं मिल रही है, तो यह सुनकर वो अपने बेटे से कहती है, अब आ गई ना तुझे अपनी माँ की याद? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था बेटा कि यह लड़की भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए भाग गई होगी किसी और के साथ। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? सुषमा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे वो कैसी है यह मुझे पता है, इसलिए तू रुक, मैं आ रही हूँ तेरे पास। बिमला कन्हैया के पास आ जाती है और सुषमा के खिलाफ अपने बेटे को भड़काने लग जाती है। और इधर मालगाड़ी पूरी रात चलने के बाद एक स्टेशन पे आकर रुकती है। तभी सुषमा को होश आता है, अरे ये मैं कहाँ आ गई और ये स्टेशन कौन सा है? तभी उसने स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं पढ़ पाई क्योंकि वह किसी और भाषा में ही लिखा हुआ था। तभी सुषमा को रात में हुई सारी घटना के बारे में याद आ जाता है।
अच्छा, उन्हीं तो बदमाशों ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। और तो और मुझे तो कन्हैया का नंबर भी याद नहीं है। यह सब सोचकर सुषमा स्टेशन पर खड़ी होकर रोने लग जाती है, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि आजकल लोग अपने ही दुनिया में इतने बिजी हैं कि उन्हें किसी और की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। तभी सुषमा स्टेशन से बाहर निकलती है और उसे वहाँ का माहौल देखकर समझ में आ जाता है कि वह इस समय साउथ के किसी शहर में है। अच्छा, तो मैं इस समय साउथ में हूँ और मेरा घर तो नॉर्थ में है। इसका मतलब मुझे नॉर्थ साइड पकड़कर पैदल ही चलना होगा। सुषमा पैदल चलने लग जाती है, लेकिन गर्भवती होने के कारण उसे चलने में काफी परेशानियां हो रही थी, जिस वजह से उसे बीच बीच में रुकना पड़ रहा था। सुषमा फिर से चलने लगती है, लेकिन चलते चलते उसे बहुत तेज भूख लगती है और वह रास्ते में किसी ढाबे पर से कुछ खाना मांगती है, लेकिन ढाबे के मालिक ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। देखिए, मैं बेसहारा गर्भवती औरत हूँ, इसलिए मुझे कुछ खाने को दे दीजिए ना साहब। भगवान के लिए इस बच्चे के खातिर मुझे कुछ दे दो, नहीं तो मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा। लेकिन फिर भी सुषमा की कोई मदद नहीं करता है। सुषमा ऐसे ही कई दिनों तक भूखे पेट भटकती रहती है। इधर कन्हैया भी सुषमा के जाने के बाद पूरी तरह से टूट गया था और उस बेचारे को तो यह भी नहीं पता था कि इस समय सुषमा कहाँ है और किस हाल में है। इस बात का फायदा उठाकर उसकी माँ बिमला ने अपने दोस्त की बेटी काजल को फोन किया। अरे काजल, मुझे लगता है वो आफत कहीं चली गई है। तेरे पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है मेरे बेटे को सहारा देकर उसे शादी करने का। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ आंटी जी, मैं समझ गई, इसलिए मैं आज ही आ रही हूँ वहाँ पर। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यह सुनकर बिमला बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि बिमला हमेशा से यही चाहती थी कि काजल और कन्हैया की शादी हो जाए। लेकिन आज बिमला और काजल के पास बहुत ही अच्छा मौका था। तभी काजल वहाँ तुरंत पहुँच जाती है और कन्हैया को तसल्ली देने लग जाती है। कन्हैया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कन्हैया, तुम बस एक बार मुझसे शादी कर लो, फिर देखना मैं तुम्हारी सारी तकलीफों को कैसे दूर करती हूँ। लेकिन तब भी कन्हैया ने काजल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काजल ने कन्हैया को बरगलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कन्हैया ने काजल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर सुषमा चलती रही। तभी शाम हो जाती है और वह चलते चलते बहुत ही ज्यादा थक जाती है और उसे चक्कर आने लगता है। तभी वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी सुषमा को ऐसा लगता है कि उसके पेट में से उसके बच्चे की आवाज आ रही है। माँ, तुम हिम्मत मत हारो, हम लोग जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे। माँ, तुम बस चलती रहो। यह सुनकर सुषमा को भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और सुबह भी हो जाती है। तभी एक होटल के बाहर सुषमा खड़ी होती है और देखती है कि एक आदमी खाना खाकर बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देता है। तभी सुषमा उस खाने को डस्टबिन में से उठाकर खाने लगती है। ऐसे ही सुषमा के दिन गुजरने लगे। वह दिन भर चलती और रात में कहीं बैठकर कन्हैया को याद करके रोने लगती और इधर कन्हैया भी उसकी याद में रोता रहता था। लेकिन घर पर बिमला और काजल की बकवास सुन सुनकर उसका भी दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि काजल उसे रोज ही अपने बातों में बहलाने लगी। और इधर रात में सुषमा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी अचानक उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, हे कान्हा जी मेरी मदद कीजिए। इतना बोलकर सुषमा रोए जा रही थी। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। सुषमा की हालत देखकर परी को उस पर बहुत ही दया आ जाती है और वह परी एक डॉक्टर का रूप लेकर उसके सामने आती है। सुषमा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। सुषमा चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है और डॉक्टर के रूप में आई हुई परी उसकी अच्छे से डिलीवरी करवाकर उसके बच्चे को बचा लेती है। सुषमा ने एक बहुत सुंदर से बेटे को जन्म दिया था और उसी के तुरंत बाद
वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुषमा जैसे ही अपने बेटे का चेहरा देखती है तो उसे एक नई उम्मीद मिलती है और वो अपने बेटे को गोद में लिए फिर से चलने लगती है। उसका बेटा भूख से रोने लगता है। तभी रास्ते में कहीं रुककर सुषमा उसे दूध पिलाने लगती है। यह सब देखकर रास्ते के लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन सुषमा ने हार नहीं मानी। वह चलती रही और ऐसे ही करते करते कई महीने बीत जाते हैं और उसे घर से दूर हुए पूरे 1 साल गुजर जाता है। लेकिन आज वो अपने शहर पहुंच ही जाती है। इतने दिनों का सफर आखिर अब सफल हुआ भगवान। अब बस मुझे अपने घर लौटना होगा। कन्हैया जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज होली के दिन ही मैं उनसे बिछड़ गई थी और आज ही के दिन मैं वापस आ रही हूँ। इधर कन्हैया सुषमा का इंतजार कर रहा था। कन्हैया को पूरा यकीन था कि उसकी सुषमा एक दिन लौटकर उसके पास जरूर आएगी, लेकिन बिमला और काजल से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। अगले ही दिन होली थी। तभी बिमला ने काजल से कहा, काजल ये सही मौका है। होली के दिन तुम लाल गुलाब की जगह सिंदूर लेकर कन्हैया के पास जाना और उससे अपनी मांग भरवा लेना। फिर क्या हो जाएगी तुम दोनों की शादी। फिर देखती हूँ कन्हैया तुझे कैसे नहीं अपनाता है। काजल को भी यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वह थाली में लाल गुलाल की जगह सिंदूर रख लेती है और अगले दिन का इंतजार करने लगती है। इधर होली वाले दिन कन्हैया घर के बाहर बैठकर सुषमा को याद कर रहा था। तभी काजल वहाँ पर आती है। काजल के हाथ में लाल गुलाल के बदले सिंदूर होता है और वह कन्हैया से कहती है, कन्हैया आज तो होली है, तो क्या तुम मुझे रंग नहीं लगाओगे मेरे गालों पर, मेरे बालों पर, मेरी मांगों में। ये तुम क्या बकवास कर रही हो काजल। अरे बेटा ठीक ही तो कह रही है। आखिर कब तक इंतजार करेगा उस मनहूस सुषमा का। वो कभी लौट कर नहीं आएगी। हाँ कन्हैया प्लीज मुझसे शादी कर लो। तभी काजल ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती रंग लगवाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच सुषमा इतने महीनों के बाद अपने बेटे को लिए अपने घर पहुंच गई। कन्हैया मैं वापस आ गई कन्हैया। सुषमा को इस हाल में देखकर सभी चौंक जाते हैं। सुषमा को देखकर तो कन्हैया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुषमा तुम वापस आ गई। सुषमा तुम कहाँ चली गई थी सुषमा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। यह बोलकर कन्हैया भागकर सुषमा को गले से लगा लेता है। तभी सुषमा कहती है, कन्हैया ये लो, यह तुम्हारा बेटा है। कन्हैया खुशी के मारे अपने बेटे को गले से लगा लेता है और फिर से होली वाले दिन उसका परिवार एक हो जाता है। लेकिन बिमला और काजल उनकी इस खुशी को देख नहीं पा रही थी, इसलिए वह लोग अपना बैग उठाकर वहाँ से फिर से चले जाते हैं और कन्हैया अपने परिवार को फिर से पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी पत्नी और बेटे के संग खुशी खुशी होली का त्योहार मनाता है। हत्यारा पिता और जादुई फ्रॉक का जादू। रागिनी अपनी माँ गौरी और पिता घनश्याम के साथ रहा करती थी। घनश्याम बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव का इंसान था। उसे बात बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, जिस वजह से रागिनी ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। लेकिन उसकी इस खुशी को भी पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। एक बार रागिनी को फोन पर यह पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर रागिनी पूरी तरीके से टूट जाती है और वो अपनी माँ को याद करके खूब रोती है। गौरी की मृत्यु के 1 महीने बाद ही घनश्याम काजल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। देखो काजल, रागिनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वह माँ के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है ताकि तुम उसकी माँ बनकर उसका ख्याल रख सको। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, रागिनी बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं उसको अपने बच्चों की तरह ही प्यार करूँगी। चलो अच्छी बात है। अब मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद काजल रागिनी से मिलने उसके कमरे में जाती है। रागिनी बेटा देखो, तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। मैं तुम्हारी नई माँ। आप यहाँ से चले जाइए,
मैं जानती हूँ आप मेरी सौतेली माँ हो और सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। सौतेली माँ अपने बच्चे को बहुत मारती है और उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। आप जाओ यहाँ से। अरे अरे, ऐसा तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ? मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी छोटी माँ हूँ। अगर तुम मुझे माँ नहीं कह सकती हो तो तुम मुझे छोटी माँ कहना, ये तो ठीक है ना? रागिनी को काजल माँ की बातें अच्छी लगती है। इस तरह से काजल रागिनी के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है। रागिनी को काजल धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है। धीरे धीरे काजल और रागिनी की अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। छोटी माँ, आपको पता है मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अगर आप उनके हाथ का नूडल्स खाती ना तो मेरी तरह आप भी उनके फैन हो जाती। अरे वाह रागिनी, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ के नूडल्स की रेसिपी पता है? हाँ, मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके फोन में रखी है, उसमें सारी रेसिपी है। क्या आप ट्राई करोगी? हाँ, अगर तुम परमिशन दो तो। हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद दोनों माँ बेटी रसोई में एक साथ नूडल्स बनाने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करके खाती है। रागिनी काजल में ही अपनी माँ की छवि देखने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रागिनी अपनी अलमारी में से एक बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक निकालकर काजल को देते हुए कहती है, छोटी माँ, तुम्हें पता है यह मेरी माँ का फेवरेट फ्रॉक हुआ करता था। माँ, एक बार तुम इस फ्रॉक को ट्राई करो ना। अच्छा ठीक है। इसके बाद काजल वो फ्रॉक ट्राई करने के लिए अपने कमरे में जाती है। वो उस फ्रॉक को पहन लेती है। तभी घनश्याम दरवाजे का डोरबेल बजाता है। काजल, दरवाजा खोलो। काजल, काजल। काजल जल्दी से जाती है और दरवाजा खोलती है, परंतु वह घनश्याम को कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अजीब बात है, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया और यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं यही तो हूँ। काजल, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही है। तुम कहाँ हो? यही तो हूँ। घनश्याम कुछ बोलने ही वाला था, तभी दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी होकर घनश्याम को आवाज लगाती है, घनश्याम, आर यू हेयर? उस लड़की की आवाज सुनकर घनश्याम बाहर चला जाता है। आखिर माजरा क्या है? घनश्याम जी मुझे देख क्यों नहीं पा रहे थे और वो मुझसे ऐसे अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? उसके बाद काजल खुद को जाकर शीशे में देखती है और वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि शीशे में तो वो दिखाई ही नहीं दे रही है। अरे, ये क्या? लगता है यह कोई जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही मैं गायब कैसे हो गई? मुझे ये सारी बातें रागिनी को बतानी होगी। उसके बाद काजल सारी बात रागिनी को जाकर बताती है। रागिनी भी यह बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। छोटी माँ, माँ ने भी ये फ्रॉक कई बार पहना है, पर ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है ऐसा होने के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा। तभी घनश्याम वहाँ आता है और काजल को अपने पास बुलाता है। तब तक काजल फ्रॉक चेंज कर चुकी होती है। काजल, थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या खेल खेल रही थी? ओह सॉरी, वो मैं अलमारी के पीछे सफाई कर रही थी ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, सुनो, अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए कप चाय बना के ले आओ। काजल रसोई में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन फिर से वही लड़की दरवाजे के पीछे खड़ी होकर घनश्याम को आवाज लगाती है, जो उस दिन घर पर आई थी। तभी घनश्याम उस लड़की को घर के अंदर बुलाता है और काजल से कहता है, देखो काजल, यह मेरी बिजनेस पार्टनर तान्या है। आज हम दोनों एक बहुत ही बड़ी डील के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और किसी और को नीचे मत आने देना। इस बात का ध्यान रखना कि कोई हमें डिस्टर्ब न करे। ठीक है जी। इसके बाद काजल रागिनी के रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर उसे सारी बात बताती है। छोटी माँ, मुझे ये लेडीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। माँ के मरने के बाद भी ये घर में कई बार आई है, लेकिन ये बहुत ही अजीब है। पता नहीं छोटी माँ, आज पापा और ये क्या डिस्कस करने वाले हैं? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हाँ रागिनी, मुझे भी उन दोनों को देखकर कुछ अजीब लग रहा था।
पर हम पता कैसे करें कि वे लोग क्या बातें कर रहे होंगे। अरे छोटी माँ, मेरी माँ का वो जादुई फ्रॉक है ना, जाओ आप जल्दी से उसे पहन कर आ जाओ। अरे हाँ, सही कहा तुमने, वो फ्रॉक इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद काजल रागिनी के माँ की वह जादुई फ्रॉक पहन लेती है और उसे पहनते ही वह किसी को भी दिखाई नहीं देती है। रागिनी, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ बेटा? छोटी माँ, मुझे तो बस आपकी आवाज आ रही है, आप कहाँ हो? रागिनी, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। अच्छा, इसका मतलब इस फ्रॉक का जादू काम कर रहा है। उसके बाद काजल उस रूम में जाती है जहाँ घनश्याम और तान्या आपस में बातें कर रहे थे। घनश्याम, मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैं बता रही हूँ, मुझसे और वेट नहीं होता। जो भी करना है अब जल्दी करो। तुम चिंता क्यों कर रही हो डार्लिंग? तुम तो जानती ही हो हम दोनों ने गौरी का मर्डर कैसे प्रॉपर्टी के लिए किया था, पर उस गौरी ने सारी प्रॉपर्टी मरने से पहले ही रागिनी के नाम कर रखी है। अब जब तक मैं रागिनी को नहीं मारूंगा वह प्रॉपर्टी मेरी नहीं हो सकती। इसीलिए तो मैंने इस काजल से शादी की है। मैं रागिनी को जान से मार डालूंगा और सारा इल्जाम काजल पे आ जाएगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि सौतेली माँ कैसी होती है। देखो घनश्याम, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। हाँ मेरी जान, हम जल्दी ही शादी करेंगे। बस इस रागिनी का किस्सा खत्म करूं, उसके बाद हम दोनों एक साथ होंगे। वहीं दूर खड़ी काजल यह सब सुन रही होती है। यह सब सुनते ही काजल के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो ये सारी बातें रागिनी को कैसे बताए, पर वह हिम्मत करके किसी तरह से ये सारी बातें रागिनी को बताती है। सब कुछ सुनने के बाद रागिनी का दिल टूट जाता है कि उसके पिता ने ही उसके साथ यह सब किया और अब वो उसे भी जान से मार डालना चाहता है। हाँ छोटी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। पहले भी पापा मेरी माँ को मारते थे, पर माँ ने कभी मुझे पता नहीं लगने दिया। मुझे मेरी माँ को इंसाफ दिलाना होगा। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी छोटी माँ, मुझे इनको सजा दिलानी है। ऐसे जोश में आकर होश खोने का फायदा नहीं होगा रागिनी बेटा। हमें इन दोनों को सलाखों के पीछे करने के लिए ठंडे दिमाग से सोचकर कदम उठाना होगा। हम दोनों अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ चलकर तुम पुलिस से कहना कि तुमने अपनी माँ का मर्डर होते हुए देखा है। उसके बाद रागिनी और काजल पुलिस स्टेशन जाते हैं और काजल के कहे अनुसार रागिनी पुलिस को बताती है कि उसने अपनी माँ का मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा है और उसका मर्डर और कोई नहीं बल्कि उसके पिता और उसकी बिजनेस पार्टनर तान्या ने किया है। जिसके बाद पुलिस बिना देर लगाए घनश्याम के घर पर आ जाती है और घनश्याम और तान्या को गिरफ्तार कर लेती है। आप लोग हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? हमने किया क्या है? आपने अपनी पत्नी गौरी जी का खून किया है और खून करते हुए आपकी बेटी ने खुद अपने आंखों से देखा है। अरे यह झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैंने ट्रक से गौरी की गाड़ी को टक्कर मारी थी तब रागिनी घर पर ही थी, तो वह ये सब कैसे देख सकती है? देख लिया इंस्पेक्टर साहब आपने, इन्होंने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन लोगों को ले जाइए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इन्हें छोड़िएगा नहीं इंस्पेक्टर साहब। घनश्याम अपने जाल में खुद ब खुद फंस जाता है, जिसके बाद पुलिस घनश्याम और तान्या को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें उनके किए की सजा देती है। वहीं रागिनी अपनी छोटी माँ का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपनी छोटी माँ के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।